स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो पहले ही लीक हो चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस बार एनएमएमएस की परीक्षा में 4 के आना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें गति करती है, यानी कि साउंड वेव ट्रेवल्स इन। ध्वनि तरंगें किस में गति करती है? पहला ऑप्शन है केवल ठोस में, ओनली इन सॉलिड। दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव में, ओनली लिक्विड। तीसरा ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में। चौथा ऑप्शन है ठोस, द्रव व गैस में। तो ध्वनि तरंगें किस में गति करती है, जिसको आप साउंड वेव्स कहते हैं, वो किस में ट्रैवल करती है? तो जो साउंड वेव होता है वो ठोस, द्रव व गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे वैक्यूम बिल्कुल खाली जगह हो तो वैक्यूम में आपका साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता है, ध्वनि तरंग। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है सदैव। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी। तीसरा ऑप्शन है विशेष दिशाओं में। चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी कि ऑलवेज, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे जिस तरह से आपको मैं समझाता हूँ कि जिस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कोई भी रे यहाँ पर पड़ा, जिसको किरण, कोई भी किरण यहाँ पर पड़ी। किरण पड़ने के बाद जब किरण यहाँ पर सबसे पहले इस वस्तु को टच करेगी तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपतन किरण। आपतन किरण यानी कि आ रही है, और उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम परावर्तन, परावर्तन किरण। तो इसी के बीच, और यहाँ पे बीच में जो होता है, बीच में आपका होता है नॉर्मल, इसको आप नॉर्मल बोलते हैं, इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी कि आपतन किरण, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तन किरण। इसी के बीच में आपतन कोण और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर आपका बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, जिसको आप बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण देखिए कहाँ बनता है, परावर्तन कोण आपका यहाँ बनता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि ये दोनों एंगल जो होता है हमेशा बराबर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे आप सदैव याद रखें कि ये सदैव बराबर होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। तीसरा प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट। दूसरा ऑप्शन है मीटर पर मिनट। तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो आप चाल का मूल मात्रक जान ले कि स्पीड का बेसिक यूनिट जो होता है, चाल का मूल मात्रक, वो मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। जो इंद्रधनुष आप देखते होंगे वर्षा के ऋतु में, जो आप इंद्रधनुष जरूर देखे होंगे, तो वो किस परिघटना के कारण बनती है? ये आपके विज्ञान के किताब में मिलेगा, तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। पहला ऑप्शन है परावर्तन परिघटना से। दूसरा ऑप्शन है विक्षेपण। तीसरा ऑप्शन है विसरित परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है पार्श्व परिवर्तन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्षेपण परिघटना से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस, जिसको आप ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड आप लोग खाते होंगे, तो डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस, कौन सी गैस निकलती है जब डबल रोटी का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो ब्रेड जब बनता है, ब्रेड का फॉर्मेशन जब होता है, डबल रोटी का निर्माण, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा ये रिलीज होता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है सीएनजी ईंधन का ऊष्मीय मान है। ऊष्मीय मान किसे बोलते हैं? सबसे पहले इसे समझे। ऊष्मीय मान उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर हम उसे जलाते हैं तो वो कितनी ऊष्मीय मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो उसी को हम ऊष्मीय मान कहते हैं, उस वस्तु का ऊष्मीय मान। तो सीएनजी का ऊष्मीय मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 4500 किलो जूल पर केजी, दूसरा ऑप्शन है 35,000 किलो जूल पर केजी, तीसरा ऑप्शन है 50,000 किलो जूल पर केजी और चौथा ऑप्शन है 55,000 किलो जूल पर केजी। तो सीएनजी का ऊष्मीय मान होता है 50,000 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए अधातु का उदाहरण है, यानी कि जिसको आप नॉन मेटल बोलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अधातु है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है जस्ता और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे कि आयरन, जस्ता यानी कि जिंक, कॉपर, ये सभी जो हैं ये सब धातु हैं, यानी कि मेटल्स जिसे बोलते हैं, ये सभी एक धातु है। लेकिन यहाँ पर देखिए सल्फर जो है, सल्फर यहाँ पर अधातु है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधातु का उदाहरण सल्फर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिड। कौन सा एसिड नींबू में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर हम आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहते हैं। आप सभी कृपया कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखें प्रश्न नंबर 8 का, कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे। आपके आंसर का जरूर इंतजार होगा। आप कमेंट सेक्शन में नीचे प्रश्न नंबर 8 का आंसर जरूर लिखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? पहला ऑप्शन है नल का पानी, दूसरा ऑप्शन है नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन है वनस्पति तेल और चौथा ऑप्शन है सिरका। तो इनमें से कौन सा ऐसा विलयन है, सॉल्यूशन, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल अगर ये प्योर हो, तो कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं हो, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है पीवीसी और चौथा ऑप्शन है बेकेलाइट। तो इनमें से बेकेलाइट ऐसा उपयुक्त पदार्थ है जिसका प्राय उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, 1 हर्ट्ज बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1 कंपन पर मिनट के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 10 कंपन पर मिनट के बराबर, तीसरा ऑप्शन है 60 कंपन पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 600 कंपन पर मिनट। तो 1 हर्ट्ज, सबसे पहले आपको बता दें कि हर्ट्ज जो होता है ये आपके साउंड का एसआई यूनिट होता है, यानी कि आवाज़ का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो 1 हर्ट्ज 60 कंपन पर मिनट के बराबर होता है, यानी कि 1 मिनट में साउंड जो है वो 60 बार कंपन कर सकता है, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं वो कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? यानी कि उस डेसिबल से आगे, डेसिबल जो होता है साउंड का यूनिट होता है जिसमें साउंड को मेज़र किया जाता है, कितने अमाउंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितने डेसिबल से ज़्यादा अगर शोर हो जाए हमारे आसपास तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। पहला ऑप्शन है 70 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 80 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 50 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 40 डेसिबल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक शोर अगर हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए वो कष्टदायक होता है, उसे हम सुन नहीं पाते हैं ईजिली, आसानी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है।
यानी कि हर एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वा यानी कि ग्रेविटी, दूसरा ऑप्शन है घर्षण यानी फ्रिक्शन, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, और चौथा ऑप्शन है दाब यानी कि प्रेशर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेशर। हर एक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम, एकांकी क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम दाब कहते हैं यानी कि प्रेशर। हर एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स बाय एरिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है खसरा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है जो एक मच्छर के द्वारा होता है, और मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, यहाँ पर फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो मादा मच्छर जो होता है उसी के काटने से मलेरिया फैलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, दूसरा ऑप्शन है कोशिका केंद्रक में स्थित होता है, जीन गुणसूत्र में होते हैं, चौथा ऑप्शन है केंद्रक कोशिका झिल्ली में घिरा होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जीन गुणसूत्र में स्थित होता है। ये आपके कोशिका के चैप्टर से होगा, कोशिका वाला चैप्टर आप सही से पढ़ लीजिएगा, जिसको आप इंग्लिश में सेल बोलते हैं। उस चैप्टर को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए, कलिका द्वारा जनन होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ बडिंग टेक्स प्लेस इन। कलिका द्वारा जनन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है अमीबा और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 16 आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा एक पौधा होता है जो कि कलिका द्वारा ही जनन करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? यानी कि ये परिस्थिति रहे या ना रहे इससे कोई उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है कम तापक्रम, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी, जो हवा में नमी होती है, नमी की मात्रा, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब चलिए आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें वर्षा और चौथा ऑप्शन है उच्च तापक्रम। तो इनमें से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है मक्का के उत्पादन के लिए? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कम तापक्रम। यानी कि अगर कम तापमान भी हो, कम तापमान रहे तो ये परिस्थिति इसके लिए आवश्यक नहीं है मक्का की फसल के लिए। ज़्यादा तापमान भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर इज। पहला ऑप्शन है अम्लीय यानी कि एसिडिक, दूसरा ऑप्शन है उदासीन न्यूट्रल, तीसरा ऑप्शन है क्षारीय एल्केलाइन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो शुद्ध जल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, जिसका पीएच वैल्यू, पीएच मान होता है 7, और 7 से पहले वाले जितने भी हमारे वस्तु आते हैं, सब्सटेंस, जितने भी पदार्थ आते हैं, 7 पीएच वैल्यू के इधर इस साइड यानी कि 7 से कम, उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 के बाद जितने भी आते हैं, 7 के बाद पदार्थ, उसे हम क्षारीय कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है, मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेटिव डिजीज। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? कम्युनिकेटिव डिजीज। देखिए संचरणीय रोग वह रोग होता है, जैसे आप यहाँ पे हैं, एक स्टूडेंट आपके क्लास में है और आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके बगल में, और उसको अगर सर्दी खांसी हो गया है तो आप ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब वो खांसेगा तो जो पार्टिकल्स उसके मुंह से निकलेगा वो आपके मुंह के सामने भी कांटेक्ट में आएगा, तो उसके कारण जो आदान प्रदान रोग हो जाता है आपस में। तो ये किस माध्यम के द्वारा ये आपका रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चला जाता है, तो ये आपको देखना है।
तो हमारा पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी और तीसरा ऑप्शन है घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन है मकड़ी। तो घरेलू मक्खी जो होता है वो संचरणीय रोग का प्रमुख कारक होता है, यानी कि इसी के द्वारा आदान प्रदान होता है रोगों का, संचरणीय रोग का। और 20वां प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अब देखिए लुईस पैस्चर, यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का खोज किसने किया। अक्सर स्टूडेंट लुईस पैस्चर लगा देते हैं। लुईस पैस्चर ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवर किया था। तो इसीलिए आपको ये इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में देखिए, मछलियाँ किस अंग से श्वास करती है, यानी कि किससे सांस लेती है मछलियाँ, किस अंग से? पहला ऑप्शन है लंग्स, दूसरा ऑप्शन है त्वचा यानी कि स्किन, तीसरा ऑप्शन है गिल्स, चौथा ऑप्शन है ट्रैकिया यानी कि श्वास प्रणाली। तो आपको पता होगा कि गिल्स से मछलियाँ सांस लेती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं, यानी कि बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर। जल उपचार के सह उत्पाद हैं। पहला ऑप्शन है अपंक व कोक, दूसरा ऑप्शन है कोक व मोम, तीसरा ऑप्शन है अपंक व जैव गैस यानी कि स्लज एंड बायोगैस, और चौथा ऑप्शन है एलपीजी एवं सीएनजी। तो बाय प्रोडक्ट कौन सा है इनमें से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का? तो प्रश्न नंबर 22 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपंक, स्लज एंड बायोगैस यानी कि अपंक व जैव गैस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल को ढका है? तो पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 71%। तो आपको पता होगा पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, यानी कि लगभग 71% बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है इनमें से? पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा ऑप्शन है कोक, तीसरा ऑप्शन है पॉलीवुड और चौथा ऑप्शन है ब्यूटामिन। वन उत्पाद, सॉरी, इनमें से कौन सा एक वन उत्पाद है? तो इसमें जो पॉलीवुड है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पॉलीवुड यानी कि वुड से पता जरूर चलता है आपको लकड़ी, तो ये किससे प्राप्त होगा? केवल और केवल वन से प्राप्त हो सकता है, तो इसीलिए ये वन उत्पाद कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में देखिए, पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है भूपर्पट्टी क्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है मेंटल और तीसरा ऑप्शन है आंतरिक कोर और चौथा ऑप्शन है बाहरी कोर। तो प्रश्न नंबर 25 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंटल। मेंटल पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में है, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है आइरिस, दूसरा ऑप्शन है लेंस, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया और चौथा ऑप्शन है रेटिना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेत्र का वह भाग है जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, आइरिस। आइरिस ही वह अंग होता है नेत्र का जो कि आँख को रंग प्रदान करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। परजीवी पादप का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक परजीवी नाम से स्पष्ट है, जो जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, तो उसी को हम परजीवी बोलते हैं। तो यहाँ पर परजीवी पादप यानी कि पैरासिटिक प्लांट के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा एक परजीवी पादप है? तो पहला ऑप्शन है पीचर प्लांट घटपर्णी और दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है केला, चौथा ऑप्शन है अमरबेल। तो इनमें से आपको विकल्प सही चुनना है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरबेल। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज। पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है प्यूटेनिया और चौथा ऑप्शन है पपीता। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, पपीता, जो कि एक
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है एस्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है ग्योटर और चौथा ऑप्शन है हेमोफीलिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्योटर, जिसको आप घेंगा रोग बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे व्यक्तियों को ऐसा होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति होता है और इसके गले के पास यहाँ से बड़ा सा फूला हुआ सा निकला होता है, तो उसी को हम घेंगा रोग बोलते हैं, जो कि किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, राइट, आयोडीन की कमी से। इसलिए आयोडीन नमक खाइए और स्वस्थ रहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 में है। प्रश्न नंबर 30 में निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग shows the characteristics of external fertilization? तो पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है मुर्गी और चौथा ऑप्शन है गाय। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, मेढक। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।